order of reaction, the next topic is molecularity. मोलिकुलरिटी, ठीक है, थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मोलिकुलरिटी का मतलब कितने रिएक्टेंट स्पीशीज़, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे भी एलिमेंट्री स्टेप में। या मान लीजिए इस तरीके से एग्जांपल लेके चलता हूँ सो दैट आप समझ पाओ। तो सपोज मैंने एक रिएक्शन लिख लिया फॉर एग्जांपल, मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लिया, दैट इज ए गिव्स बी, ए गिव्स बी, ठीक है। ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है, और सर ये बन भी रहा है इन अ सिंगल स्टेप ओनली। सो दैट मीन्स द रिएक्शन दैट आई हैव रिटन डाउन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ कि कैसा रिएक्शन था, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एंड सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। इन्हीं सिंगल स्टेप रिएक्शंस को पढ़ते हैं जी हम एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब वो रिएक्शन जो एक स्टेप में खत्म हो जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। और एक स्टेप में रिएक्शन खत्म होने का ये मतलब है कि बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। जैसे अपने मेजोरिटी में इंटरमीडिएट देखे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं, सिमिलरली कोवेलेंट स्पीशीज़ में भी इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिंगल स्टेप स्पीशी है, और इसी सिंगल स्टेप स्पीशी में आप देखेंगे कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बीच में कोई भी ट्रांजिशन स्पीशी देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट स्पीशी देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एक थ्रेशहोल्ड गैप को क्रॉस करना पड़ेगा, एक मिनिमम एनर्जी गैप है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। सो देयर इज ट्रांजिशन एनर्जी, देयर इज ट्रांजिशन स्टेट, इट इन्वॉल्व ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। ये लेटर ऑन हमने डिस्कस भी करना है डिटेल में कोलिजन थ्योरी में, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। अच्छा, मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं कंसिडर करके चलता हूँ इसी के साथ में, दैट इज ए गिव्स बी। अगेन मैंने ऐसा लिखा, लेकिन अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो मैंने लिखा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, जो मैंने ए से बी लिखा ये सिंगल स्टेप नहीं है, इसका मतलब ये होगा एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो मैं खुद से लिख लेता हूँ, इट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, मल्टी स्टेप का ये मतलब होगा कि हो सकता है कि आपका ए से डायरेक्टली बी ना बना हो, क्योंकि मल्टी स्टेप है। तो लेट से ए से सबसे पहले कोई एक्स बना होगा, से मान लीजिए ए से पहले कोई एक्स बना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर स्टेप 2 में ये हुआ होगा कि इस एक्स से लेट से कोई वाई बना होगा, ठीक है। कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, मैं 2 से 3 लेके चलता हूँ। और लेट से फिर एक स्टेप थर्ड आया होगा, और इस स्टेप थर्ड में ये जो वाई था ये कन्वर्ट हुआ होगा बी में, ठीक है। सो अल्टीमेटली ए से बी तो कन्वर्ट हुआ, बट सर ए से बी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुआ, एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट नहीं हुआ, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। अच्छा, ये जो एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व थे, इन स्टेप्स का सबका रेट कांस्टेंट का वैल्यू बराबर नहीं होता है, और हमेशा एक स्टेप आपको ऐसा देखने को मिलेगा विच इज़ द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है ना। इस पर मैंने सवाल भी करवाया था। तो मान लीजिए ये स्टेप जो सेकंड था ये स्लो स्टेप था, मान लो ये स्टेप आपका स्लो स्टेप था, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये स्टेप स्लो था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टेप स्लो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्लो स्टेप आपको कैसे समझ में आएगा, अगर ना लिख के दिया हो इसके के वैल्यू से, जिस स्टेप का के का वैल्यू सबसे कम होगा, इसका मतलब उसका स्पीड सबसे कम होगा और सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, और सबसे स्लोएस्ट स्टेप ही कौन सा होता है, RDS। ये भी मैंने पहले आपको बताया था एक सवाल में, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग, वो छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया था मैंने, या इंजन का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस, सो दोज रिएक्शंस विच अकर इन मोर देन वन स्टेप्स, दोज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने से पहले ये चीज़ जानना थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एक और इंपॉर्टेंट बात ये होगी सर, देयर इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑलवेज, हमेशा होगा। अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हुआ होता तो आप देखेंगे कि सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आपके पास एक एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल अगर आपका रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में ना हो तो फिर तो इंटरमीडिएट देखने को ही नहीं मिले, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अच्छा, इंटरमीडिएट का मतलब कोई ऐसा स्पीशी आपको पूरे रिएक्शन के दौरान
देखने को मिलेगा जो ना ही रिएक्टेंट में होगा ना ही प्रोडक्ट में होगा। अब हम देख पा रहे हैं एक जनरल रिएक्शन से वी हैव गॉट रिएक्टेंट ए एंड प्रोडक्ट बी एंड देयर इज नो सच स्पीशी इन द जनरल रिएक्शन लाइक एक्स एंड वाई। So the X and Y that is formed during the course of reaction is nothing but an intermediate। यही तो आपको intermediate देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट्स बिल्कुल उतने ही देखने को मिलेंगे जितने स्टेप्स होंगे, सही है। तो कितने स्टेप अभी देखने को मिल रहे हैं? 3 है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट 3 होंगे। तो इन जनरल मैं लिखूं तो मोर देन 1 ट्रांजिशन स्टेट, मोर देन 1 ट्रांजिशन स्टेट। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन था, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एक स्टेप को एलिमेंट्री पढ़ते हैं इन इट सेल्फ। सो दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसमें 3 एलिमेंट्री खुद इन्वॉल्व है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री खुद में, ठीक है ना। सो ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री और ये भी एलिमेंट्री। सो मैं लिख लेता हूँ ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री इन इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट्री स्टेप होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट्री स्टेप आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब जो मैंने लिखा था टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी। सब मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कितने रिएक्टेंट स्पीशीज, चाहे वो एटम्स हों, आइंस हों, मॉलिक्यूल्स हों, साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, उनमें कोलिजन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कौन से स्पीशीज? वो स्पीशीज जो एलिमेंट्री रिएक्शन में इन्वॉल्व हों या वो स्पीशीज जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व हों। इसका मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है सर तब तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं उनके बीच में जो कोलिजन होगा, कितने रिएक्टेंट स्पीशीज थे, नंबर बता रहा, मॉलिक्यूलरिटी जस्ट अ नंबर कि कितने रिएक्टेंट स्पीशीज हैं जो आपस में कोलिजन कर रहे हैं और कोलिजन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हमने एलिमेंट्री पढ़ा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्योंकि अक्सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है और हो सकता है कि हर एक स्टेप का, और ऐसा होता है, हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अपना अपना होता है। तो हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी जब अपना अपना होगा, एक पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिख सकते। इट इज जस्ट द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर विच मॉलिक्यूलरिटी इज रिटन डाउन, फॉर विच ऑर्डर इज रिटन डाउन। सो इस पूरे स्टेप में सबसे मीनिंगफुल स्टेप कौन सा है? सिर्फ दूसरा स्टेप। इसका मतलब इसमें जितने स्पीशीज मिले वो मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करता है और पूरी रिएक्शन में जितने मिले वो मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड नहीं करता। सो कॉम्प्लेक्स वाले में दिक्कत है थोड़ी सी, ये देखना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? सो मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, रिएक्टेंट स्पीशीज का मतलब एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स present in elementary reaction, present in elementary reaction or the slowest step of, or the slowest step of complex reaction, or the slowest step of complex reaction which must collide और इसी कोलिजन की बेसिस पे एक पूरा थ्योरी आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन, टू ब्रिंग आउट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, टू ब्रिंग आउट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। सही। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज जो किस में प्रेजेंट होंगी, या तो एलिमेंट्री रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में, जो आपस में कोलिजन करें और कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, ठीक है। दैट इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी। उसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। सो मॉलिक्यूलरिटी का कुछ भी मतलब नहीं, इसका मतलब ये कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सर मॉलिक्यूलरिटी समझने में आ रहा है तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप रिएक्शन को देख के भी और रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के भी आप ये बता सकते हो कि कितने स्पीशीज इन्वॉल्व थे। और ऑर्डर में जैसे आप ऑर्डर देखते हो, सर ऑर्डर आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, थ्योरेटिकली पता नहीं चलता, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ, इट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और कैसे आप समझ सकते हैं इसको? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ठीक है ना। इट कैन बी इजिली predicted
PT. It can be easily predicted by stoichiometric coefficients. ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखिए और रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए तब देखिए, क्योंकि अगर आपको स्लो स्टेप्स नहीं पता हैं फिर दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप देख के भी बता सकते हैं। अच्छा जी, अब आएगा टाइप्स ऑफ मोलिकुलरिटी कि मोलिकुलरिटी कितने टाइप्स की, सब वो डिपेंड करता है कि कितने रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व थे, ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो ये हल्की सी बात है, तो मैं लिख लेता हूँ टाइप ऑफ मोलिकुलरिटीज। अच्छा, अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट स्पीशी इन्वॉल्व है स्लोएस्ट स्टेप में, तो उसको हम क्या पढ़ लेंगे, यूनिमोलिकुलर। किसी में 2 होंगे तो बाईमोलिकुलर, और अगर किसी में 3 होंगे तो ट्राईमोलिकुलर। सो मैं लिख लेता हूँ, वी हैव यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, देन वी हैव बाईमोलिकुलर रिएक्शन, देन वी हैव ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है जी। अच्छा, ट्राई से ज़्यादा होते भी नहीं है, ये भी हम देख लेंगे ऐसा क्यों होगा, ठीक है। सो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनका मोलिकुलरिटी कितना हो, मैं सिंपली लिख लेता हूँ मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 1। एक ही स्पीशी है, एक ही स्पीशी है और वही स्पीशी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके साथ में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सो यूनिमोलिकुलर स्पीशी, लेट्स से वी हैव PCl5। बताइए PCl5, इसमें जनरली आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आते हैं, ठीक है ना। सो PCl5 को तोड़ दिया और क्या बना लिया, वी हैव PCl3 + Cl2। तो कितना रिएक्टेंट स्पीशी इन्वॉल्व था, एक रिएक्टेंट स्पीशी इन्वॉल्व था, इसका मतलब ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेट्स से वी हैव अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, ठीक है, हीट कर लिया, वी गेट N2 + 2 times H2O। दिस इज आल्सो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, बाईमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब having molecularity is equal to 2, ठीक है। those reactions whose molecularity is 2, जिनका molecularity कितना होगा, यहाँ which involve 2 reactant species, ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ, we have RCOOR + H2O, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड + एल्कोहल। बताइए कितने रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व थे, 2 रिएक्टेंट स्पीशीज, ठीक है ना। दैट इज वाई दिस इज बाईमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना। या मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, लेट्स से वी हैव 2 times HI एंड अपॉन हीटिंग दिस गिव्स H2 + I2। इट आल्सो इन्वॉल्व 2 सेम स्पीशीज, सेम भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, डिफरेंट भी हो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, दिस इज आल्सो बाईमोलिकुलर, ठीक है। अच्छा, ट्राईमोलिकुलर का मतलब कितने देखने को मिलेंगे, लेट्स से वी हैव 2 times CO + O2, इट गिव्स 2 times CO2, ठीक है। 2 इसके और 1 इसके हो गए 3। लेट्स से वी हैव 2 times NO + O2, इट गिव्स 2 times NO2। सही, कौन सा स्पीशी आपको देखने को मिल रहा है, ट्राई। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन दे रखा है जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आप सपोज कर लें तो मान लीजिए आपका मोलिकुलरिटी 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है सर। इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्शन आपके पास गिवन है वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, वो सिंपल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा देखने को मिले ये बहुत रेयर होता है। अब देखिएगा क्यों, मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, सवाल की फॉर्म में, या नोट करके मैं लिख लेता हूँ दैट molecularity does not exceed 3, does not exceed 3, या molecularity greater than 3 is very rare। मैं लिख लेता हूँ सर, मैं रेयर भी, ऐसा नहीं होता कि हो नहीं सकता, बट जनरली बहुत कम होता है, जनरली बहुत कम होता है सर। ऐसा इसलिए क्योंकि मोलिकुलरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कितने रिएक्टेंट स्पीशीज दिख रहे हैं, मोलिकुलरिटी का एक्चुअल मतलब ये है कि कितने रिएक्टेंट स्पीशीज कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, और एक साथ 3 से ज़्यादा स्पीशीज का कोलिजन करना, दिस इज़ वेरी रेयर। ऐसा इसलिए क्योंकि सर कोलिजन सिंपली ऐसा नहीं कि आपको टकराना है, देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स एज वेल। हम थोड़ी देर के बाद भी पढ़ेंगे, या अलग थ्योरी में भी आपको देखना है कि कोलिजन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। वन इज़ द ओरिएंटेशन, सो वन इज़ द ओरिएंटेशन, अनदर वन इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। और 3 से ज़्यादा स्पीशीज़ का आपस में इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए कोलिजन करना ये बहुत रेयर बनता है। दैट इज़ वाई मोलिकुलरिटी एक्सीड नहीं करता 3 से। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलिजन 3 से ज़्यादा स्पीशीज़ का एक साथ with proper orientation and with sufficient kinetic energy, with sufficient activation energy is very rare। इन दोनों क्राइटेरियाज को फॉलो करना, 3 से ज़्यादा स्पीशीज एक साथ कोलाइड करना बहुत रेयर हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ वाई मोलिकुलरिटी कितना नहीं होता, मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा एक्सीड
नहीं करता, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आपको अपनी फॉर्म में लिखना आना चाहिए, लेकिन ये लॉजिकली सवाल बनते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख रखा है, लेट से मैंने लिख रखा है वी हैव 3A + 4B, इट गिव्स सम प्रोडक्ट P, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, अब अपेरेंटली देखने में कितना लग रहा है इसका मॉलिक्यूलरिटी, सर लग तो रहा है 7 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एकदम से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखने में मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड कर रहे हो, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग, या मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या है सर, आपने तो ऊपर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ा है अभी, तो ये अब आप फिर इधर लिख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है ना सर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, जनरल रिएक्शन के लिए मतलब नहीं बन रहा है, उसके मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप के लिए मतलब बन रहा है पूरी रिएक्शन, क्योंकि हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अपना अपना होगा। जैसे मान लीजिए इसका हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म मैं लिख के चलूँ, फिर मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं मैकेनिज्म लिख लूँ इसका, अगर हाइपोथेटिकल, एक जनरल एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म अगर मैं लिख लूँ, तो मान लीजिए आपका जो 3A था, दिस 3A फॉर्म सम x, सम 2x, लेट्स से सम 2x, ठीक है, स्टेप 1। अच्छा, देन दिस 2x combines with let's say 4B and form let's say 2y, सही, and then this 2y will ultimately form the product। ऐसा मैं लिख लेता हूँ कि ऐसा हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मान लेता हूँ मैं कि इन तीनों स्टेप्स में से सबसे स्टेप ये स्लोएस्ट था, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप था, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर सबसे स्लोवेस्ट स्टेप ये था, अब ये देखो कि हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अलग है। बताइए, स्टेप 1 का मॉलिक्यूलरिटी कितना लग रहा है, 3। स्टेप 2 का मॉलिक्यूलरिटी कितना लग रहा है, 5, 4 2 6, और स्टेप 3 का मॉलिक्यूलरिटी कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, ठीक है ना। अब सर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मैं मॉलिक्यूलरिटी लिखता, तो हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अपना अपना, सो हम मॉलिक्यूलरिटी लिख ही नहीं सकते, मीनिंग ही नहीं बन रहा सर। एक स्टेप का 3, दूसरे का 6, तीसरे का 5, चौथे का 2, मतलब ही नहीं बन रहा है, हर एक स्टेप का अलग अलग है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी का इन जनरल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मतलब नहीं बनता, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर स्लोएस्ट स्टेप, एक्सेप्ट फॉर स्लोएस्ट स्टेप, या बट फॉर स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप मतलब सिर्फ बनता है किसके लिए, स्लोएस्ट स्टेप के लिए, ठीक है ना। स्लोएस्ट स्टेप के लिए वो स्टेप जो RDS होगा, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, ठीक है। एक और मज़ेदार बात ये होगी, नोट करके, जब रिएक्शन मैकेनिज्म दिया जाए सर, रिएक्शन मैकेनिज्म देने के बाद जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप होता है, उस एलिमेंट्री स्टेप का जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्यूलरिटी होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नोट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार मिलेगा, टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा आपको, ये नोट करके मैं ये लिख रहा हूँ कि एक स्लोएस्ट स्टेप के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप के लिए, फॉर स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका मतलब मैकेनिज्म या तो दिया होना चाहिए या तो ध्यान में होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। फॉर स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होगा, ठीक है ना। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होगा, ऐसा पूछता भी है कि बताइए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अगर बराबर है तो कौन सा रिएक्शन होगा, या तो एलिमेंट्री, या तो एलिमेंट्री खुद, या तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या इसी को मैं लिख सकता हूं कि एलिमेंट्री खुद, या एलिमेंट्री रिएक्शन, या एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है जी। इन दोनों के लिए चीज़ बराबर होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चल लेट्स से एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, NCERT का एग्जांपल है। We have 2 times H2O2 and in presence of I negative as a catalyst in alkaline medium, it forms 2 times H2O plus O2, ठीक है। ये एक रिएक्शन मैंने लिख दिया। इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं आप, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करके कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन में, अल्कलाइन मीडियम में, और किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, I नेगेटिव, ठीक है ना, आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में। अच्छा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों है, NCERT में मैकेनिज्म भी लिख रखा है, बिकॉज दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। सो इन स्टेप 1 में ऐसा होगा दैट 1 मोल ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ दिस I नेगेटिव will get converted into H2O and will form IO नेगेटिव। यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा, इसके साथ कंबाइन करके बना लिया IO नेगेटिव। दिस इज हाइपो आयोडाइट आयन, इसको पढ़ते हैं हाइपो आयोडाइट आयन,
हाइपोआयोडाइट आइन, ठीक है। एंड इन स्टेप सेकेंड अगेन another molecule of H2O2 जो बचा था, now will combine with this IO negative and will form H2O वापस से प्लस O2 प्लस O2 H2O, एक ऑक्सीजन यहाँ से एक यहाँ से, और ये जो I नेगेटिव बचा ये वापस उसी फॉर्म में रिलीज। वाई? बिकॉज कैटलिस्ट रिमेन अनकंज्यूम्ड। कैटलिस्ट जैसा आता है वैसा ही निकल के जाता है रिएक्शन में काम करने के बाद, ठीक है। अब आपने ये देखा कि सर इस पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये IO नेगेटिव कहीं पे नहीं था, सो दैट मीन्स दिस IO नेगेटिव इज इंटरमीडिएट स्पीशी। ये आपका इंटरमीडिएट स्पीशी है, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, मैकेनिज्म में देखने को मिल रहा है कि हाँ बीच में कुछ ऐसा बन रहा है, सो इंटरमीडिएट स्पीशी आपका देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। और ये जो आपका पहला स्टेप था, दिस इज स्लोवेस्ट स्टेप, एंड दिस सेकेंड वन इज फास्ट, दिस इज फास्ट स्टेप, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ रिएक्टेंट स्पीशीज में। ओके, ये स्लोवेस्ट स्टेप था। अब मुझे बताइए अगर ये स्लोवेस्ट स्टेप था, how can we write down, अच्छा what is the molecularity of reaction? So the reaction molecularity is 2, but that molecularity is decided by this and not this. इसको देख के 2 नहीं लिखा मैंने इन दोनों को देख के 2 लिखा, क्योंकि मोलिकुलरिटी स्लोवेस्ट स्टेप डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डर भी स्लोवेस्ट स्टेप डिसाइड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोवेस्ट के लिए लिखा जाता है। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखना है तो स्लोवेस्ट के लिए लिखा जाता है, पूरे रिएक्शन के लिए नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो मुझे बताइए इस पूरे रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन आएगा, यहाँ रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, तो बताइए रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में नहीं आया अभी तक, ठीक है। अब बच्चे को अगर ये दे दिया जाए तो वो लिखेगा R इज इक्वल टू H2O2 का पावर 2, ये गलत हो जाएगा। ये रेट कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ स्लोवेस्ट स्टेप, RDS, यही है ना, इसी को RDS पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? R इज इक्वल टू K, देन वी हैव H2O2 एंड I नेगेटिव, ठीक है ना। ये होगा जी, ये होगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप ये बता सकते हैं, ओके। अच्छा, इसकी रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1 लग रहा है इसकी रिस्पेक्ट में ऑर्डर, ये ध्यान में रखना, इसकी रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना लग रहा है? 1 लग रहा है, ठीक है। और अगर इसकी रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो फिर मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में कैसे आप अप्रोच करते हैं, एक सवाल मैंने करवाया था नीट 2017 का, ठीक है ना। बट फिलहाल वो अपना टॉपिक है नहीं, तो इस हिसाब से ध्यान में रख लेना कि रेट इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज मोलिकुलरिटी? Molecularity is the number of reactant species which must collide simultaneously to bring out the product formation present in elementary reaction or in the slowest step of complex reaction, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं इस तरीके से इधर एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ। Now these complex reactions are of 3 types, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ इस बारे में भी, ठीक है ना, थोड़ी जानकारी हो जाएगी। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या सिंपली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इस पोर्शन में, ठीक है ना। नॉट अदरवाइज तो रिएक्शंस ऑर्गेनिक टाइप की भी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन इस पोर्शन में आपको जो रिएक्शंस देखने को मिलेंगे वो लिख रहा हूँ मैं 3 टाइप्स की। पहला रिएक्शन अपोजिंग रिएक्शन, अपोजिंग है जिनको आप रिवर्सिबल भी पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। सिंपली मैं एक रिप्रेजेंटेशन लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लेट्स से वी हैव A एंड दिस A फॉर्म सम B and it can be reversed, A से B भी जा रहा है और B से, so for A to B we have rate constant K1 and for B to A we have rate constant B2. Those reactions are known as opposing or reversible reactions, ठीक है। The next is sequential reaction, sequential reaction या chain reaction भी इनको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि एक सीक्वेंस में रिएक्शन है, we are getting from A we are getting some X and from that X we are getting some B, ठीक है। for this rate constant is K1, for this rate constant is K2। सीक्वेंस में चेन में रिएक्शन हो रहा है, एक के बाद एक, उससे दूसरा बन रहा है, उससे तीसरा बन रहा है, ठीक है ना। दिस इज सिक्वेंशियल रिएक्शन। और बहुत सारे रिएक्शन जो हम ऑर्गेनिक में करेंगे वो इसी फॉर्म में देखेंगे कि इससे A बना, इससे B बना, इससे C बना, ठीक है। अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन का ये मतलब होगा कि आपके पास रिएक्टेंट तो एक ही था, लेकिन सर ये ए रिएक्टेंट कुछ मेजर प्रोडक्ट भी बना रहा है और कुछ माइनर भी, आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था लास्ट टाइम, सही है। लेट्स से ये कोई बी बना रहा हो और ये साथ में कोई सी बना रहा है, ठीक है। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 और इसके लिए रेट कांस्टेंट K2, ठीक है। ये आएंगे पैरेलल रिएक्शंस की। एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन उससे जैसे मान लीजिए आपने बेंजीन पढ़ा था, आप या मान लीजिए टोलिन आपने देखा, अब उसके बाद आप टोलिन का नाइट्रेशन करें तो आप देखें ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, पैरा भी बनता है, पैरा मेजर बनता है, ऑर्थो माइनर बनता है, सेम प्रोडक्ट है, बस पैरेलल रिएक्शन चल रहा है। कैसा? पैरेलल रिएक्शन। अच्छा, इसकी डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में तो करने की जरूरत नहीं है। लाइक इनके रिलेटेड
कि हाँ कैसे इनके वैल्यूज़ निकाले जाएं, कैसे इन पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वो आएगा भी नहीं, नीट में पार्ट ही नहीं है वो, ठीक है। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया ध्यान में रख लेना। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटीज़ 2-3 तरह के, यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा जनरली एक्सीड नहीं करता है, और ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर रिएक्शन कहीं दे रखा है, एलिमेंट्री दे रखा है, और उसमें कहीं 4 आपको देखने को मिले, यहीं 4 देखने को मिल जाए, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, मान लीजिए मैं आपको कुछ इस तरीके से लिख के दे दूं, अगर मान लो मैं लिख लिया वी हैव 4 टाइम्स KClO4 पोटेशियम परक्लोरेट, हीट कर दिया मैंने, सो प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो 4 ही दिख रहा है सर, 4 ही होगा, सो इसका मॉलिक्यूलरिटी 4 है, ठीक है ना। ये जनरली 3 से ऊपर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं। हाँ, आप PYQ में एक सवाल ऐसा दिखोगे, बहुत पहले आया था, वहाँ पे रिएक्शन में 5 लिख के दिया था, मॉलिक्यूलरिटी पूछा था, तो हाँ 5 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक मैकेनिज्म नहीं दिया आप पता नहीं कर सकते कितना है, फिर जितना दिख रहा है उतना ही होगा, सही है ना। लेकिन हाँ, ऐसा जनरली 3 से ऊपर एक्सीड नहीं करता, और ऐसा इसलिए क्योंकि 3 से ज़्यादा स्पीशीज़ का आपस में कोलिजन करना विद सफिशिएंट क्राइटेरियाज जो होंगे इसके लिए, ये पूरे नहीं होते हैं, क्राइटेरिया पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं बनता कॉम्प्लेक्स सेक्शंस के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स सेक्शंस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अपना अपना होता है, इसलिए हम पूरे कॉम्प्लेक्स सेक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी लिख नहीं सकते, बट फॉर अ स्लोएस्ट स्टेप सिर्फ किसके लिए लिख सकते हैं, और वही स्टेप आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख लेता हूँ, वी हैव सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, सीडो का मतलब झूठे, जैसे सीडोपोडिया होता है, ठीक है, झूठे, ओके। अच्छा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये क्या चीज़ है देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल लेके चलता हूँ फिर मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने एस्टर कंसिडर किया, सो वी हैव RCOR प्लस H2O, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, सो वी हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ओके। जब आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जनरली एज अ कैटलिस्ट देखने को मिलता है, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, ऐसा ही बनेगा कुछ, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस इस पूरे रिएक्शन के लिए, इसका मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लिया 0.1 मोलर, कितना 0.1 मोलर, और इसका कंसिडर कर लिया मैंने 10 मोलर। अच्छा, इनिशियली ये कितना बना होगा, कुछ भी नहीं सर, 0 मोलर रिएक्टेंट, इनिशियल का मतलब होता है जब टाइम 0 हो, जब टाइम 0 हो तो तब प्रोडक्ट कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, ठीक है। टाइम T के बाद कॉन्सेंट्रेशन, सर ये खत्म हो गया, रिएक्ट कर गया, कितना बच गया, ठीक है, प्लस अगर इसका 0.1 रिएक्ट किया तो इसको भी 0.1 रिएक्ट किया होगा, तो ये कितना बचा 9.9 मोलर, ये कितना बचा 0.1 मोलर बना, और ये भी कितना बना 0.1 मोलर, ऐसा ही बना होगा, ठीक है। अब देखोगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन के दौरान ये जो H2O था सर, इस H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल एक्सेस में गिवन था, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में था। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए अगर मैं एलिमेंट्री कंसिडर करके इसको चल रहा हूँ, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, क्योंकि 2 रिएक्टेंट स्पीशीज आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक स्पीशी का एक्सेस में होना और ये जो स्पीशी एक्सेस में है, इसके ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करता है, इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है। सो वो रिएक्शन जो दिखने में सेकंड ऑर्डर के तो लगते हैं सर, बट होते फर्स्ट ऑर्डर के हैं, होते फर्स्ट ऑर्डर के हैं, दोज आर नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिखने में सेकंड ऑर्डर के लग रहे हैं, बट हैं कैसे एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर के, सो दोज आर नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। दोज रिएक्शंस, हाँ, विच apparently seems to follow second order kinetics, but are actually सर इसको पहचानने में मेन क्या चाहिए, फर्स्ट कंसंट्रेशन स्टेप ज़्यादा ही रहेगा, हाँ, ये एक्सेस में हमेशा मेंशन किया होता है, मैं सवाल की फॉर्म में दिखाता हूँ मुझे, बट आर एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर
ठीक है, दोज आर नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि सर अगर इस तरीके से ना दे रखा तो मैं कैसे पहचानूँ कि होगा नहीं होगा। ठीक है ना, मान लो मैं सवाल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। लेट्स से वी हैव द रेट इक्वेशन, the rate equation for a general reaction is R is equal to K, let's say we have A into B, सही है, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, if concentration of A is 0.2 molar and concentration of B is 30 molar, find overall order of reaction, find overall order of reaction, order of reaction। ठीक है, अच्छा सर रेट इक्वेशन देख के अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ फिर तो मेरे को 2 ऑर्डर लग रहा है, सही है, 1 इसका पावर 1 इसका पावर 1। ठीक है, लेकिन जब मैंने इनके कॉन्सेंट्रेशंस देखे तो फिर मैंने ये देखा कि ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर और बी का कॉन्सेंट्रेशन 30 मोलर। सर इतना ज़्यादा वेरिएशन दे रखा है कि बी के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन के दौरान कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। सो इसका मतलब आर सिंपली विल बी इक्वल टू के ए। यही डिसाइड कर रहा है सबका सब, अगले वाला डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, सो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन दिखता तो सेकंड ऑर्डर का है बट है किस ऑर्डर का? सो फर्स्ट ऑर्डर का है, लिमिटिंग रीजन फर्स्ट ऑर्डर। हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे 11th में था लिमिटिंग के हिसाब से, बस वैसे ही चल सकते हो। सो सच रिएक्शंस आर नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इनको हम क्या पढ़ते हैं? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसका एक एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आता है और दूसरा अच्छा एग्जांपल आता है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर स्कूल में हाँ, वो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स में पढ़े थे ना, ये दोनों चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स में पढ़े थे। सीडो फर्स्ट ऑर्डर में भी वही आते हैं। हाँ सेम, वो वहाँ पे भी बताया मैंने, एक्सेस में था सेम ही ऑर्डर। ठीक है ना, सो वी हैव C12 H22 O11 प्लस H2O, लेकिन ये किस में दे रखा है? एक्सेस में। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, सो दे आल्सो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बट लगता है ऐसा है कि सेकंड ऑर्डर के होंगे। ठीक है ना, इनको हम पढ़ते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद इसी मॉलिक्यूलरिटी को ध्यान में रखते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म को या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एक थ्योरी एक्सप्लेन किया जाता है इस चैप्टर में, जो आपके सिलेबस में गिवन है, विच इज़ नॉन एज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन हैं आगे, इस थ्योरी की मॉडिफिकेशंस बहुत सारी हैं, इसके आगे बहुत सारी थ्योरीज और भी हैं, लेकिन वो थ्योरीज आपके सिलेबस के पार्ट में नहीं है, सिर्फ आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, देखिए कोलिजन थ्योरी आपको क्या बोलता है सर? कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोवेलेंट रिएक्शंस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, देयर इज ऑलवेज कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जनरली कोलिजन के नाम से आप चल रहे हैं। ओके, तो पहला पॉइंट में क्या लिखूंगा? देयर इज कोलिजन, मोटा मोटा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, कोलिजन बिटवीन या अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अमंग रिएक्टेंट स्पीशीज। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो हमेशा रिएक्टेंट स्पीशीज के बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। ठीक है जी, ओके। दूसरी बात, अच्छा मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, आपने कोई रिएक्टेंट कंसिडर कर रखा है, सपोज कर लीजिए बीकर है आपके पास, और इस बीकर में आपके पास बहुत सारे रिएक्टेंट स्पीशीज, इस बीकर में बहुत सारे रिएक्टेंट स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे रिएक्टेंट स्पीशीज होंगे, ये आएंगे आपके रिएक्टेंट्स। अच्छा, अगर बहुत सारी रिएक्टेंट स्पीशीज हैं या इसी कमरे में बहुत सारे गैसेस मान लीजिए कोवेलेंट, अब उनके बीच में कोलिजन होना, सर ये तो बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। सो दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकेंड। बहुत सारे होंगे, इतने आप गिन भी नहीं पाओगे। ठीक है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकेंड, अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकेंड। पर सेकेंड, बहुत सारे कोलिजन्स पर सेकेंड आपको देखने को मिलते हैं। एंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकेंड इज नॉन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या पढ़ते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकेंड जितने कोलिजन्स आपको देखने को मिलेंगे उसको हम पढ़ते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, और बहुत सारे होंगे, कितने सारे होंगे? बहुत सारे। ठीक है, 4 से 5 चीज़ें हैं सिर्फ कोलिजन थ्योरी में, 4 से 5 पॉइंट्स इसने जो कहे थे। पहला पॉइंट कि जब कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा देयर इज ऑलवेज कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट स्पीशीज। सेकंड पॉइंट इज
कि लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकेंड एंड दोज आर नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसीज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब अगर लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड में होंगे सर, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि सबका सब प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन सबका सब प्रोडक्ट नहीं बनाता, ठीक है ना। ओनली फ्यू कोलिजन्स लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओनली फ्यू कोलिजन्स लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सब प्रोडक्ट नहीं बनाते प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वरना ऐसा होता कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट बन जाता, हालांकि प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है। सो ओनली फ्यू कोलिजन्स लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओनली फ्यू कोलिजन लेड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, एक और ज़बरदस्त बात मैं यहाँ पे साथ में ही बता देता हूँ कि जब कभी भी आप कोलिजन थ्योरी को अप्लाई करोगे, अब सर इसने कोलिजन की बात की, और जब अगर इसने कोलिजन की बात की तो कोलिजन के लिए मिनिमम 2 स्पीशीज़ होना ज़रूरी है। सर एक में तो कोलिजन हो ही नहीं सकता ना, मिनिमम 2 स्पीशीज़ होना ज़रूरी है। इसका मतलब कोलिजन थ्योरी किन रिएक्शंस पे एप्लीकेबल है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पे। किन पे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पे एप्लीकेबल है, बाई मॉलिक्यूलर और रिएक्शंस पे, ठीक है ना। जनरली बाई मॉलिक्यूलर पे, ठीक है, इससे ऊपर भी हो सकता है लेकिन जनरली बाई मॉलिक्यूलर पे। ऐसे ऑप्शंस में 3-4 चीज़ें मिले तो बाई मॉलिक्यूलर पे टिक करना, तो बाई मॉलिक्यूलर के लिए पर्टिकुलरली आया था, ठीक है ना। हाँ, यूनिमॉलिक्यूलर के इसने नहीं बताया, यूनिमॉलिक्यूलर की बात ये कर ही नहीं पाया, ठीक है। उसके लिए अलग थ्योरीज थे, हिंशलवुड थ्योरी था, या उसके अलावा बहुत सारे और भी थ्योरीज थे। अच्छा, उसके बाद सिर्फ कुछ ही कोलिजन्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, और वो कोलिजन्स जिनकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा दोज आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स, दोज आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है ना। सो दोज कोलिजन्स which led to formation are known as effective collisions. इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है जी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात। अब इसके अगले वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए 2 क्राइटेरिया फॉलो करना या 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना ज़रूरी है हमेशा, और वो 2 क्राइटेरिया मैंने ऊपर भी कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी में, ठीक है। वन इज़ द ओरिएंटेशन क्राइटेरिया, वन इज़ द प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सो वन इज़ ओरिएंटेशन क्राइटेरिया। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, वन इज़ ओरिएंटेशन क्राइटेरिया, या इसी को प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। एंड अनदर वन इज एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, ठीक है। एनर्जी बैरियर में हम एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इस पूरी कोलिजन थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और इस बार जो सवाल था वो इसी पे था, इसी से ग्राफ पे सवाल इस बार भी आया था, ठीक है। हाँ, ग्राफिकली जो हम ग्राफ अब आगे बनाएंगे ना एनर्जी प्रोफाइल का, वहीं से सवाल